चलिए आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट की। ये इन्वायरमेंट साइंस आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट साइंस जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए टेट के एग्ज़ाम में है, जो कि अभी होने वाला है। तो हम यहाँ पर आज एक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट पूरी हम जल्दी से जल्दी करा देंगे आपकी। तो हम इन्वायरमेंट यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को अगर हम शुरू करें तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले एक बात आती है कि इन्वायरमेंट जो हमारा वर्ड है, ये इन्वायरमेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जो है ना इन्वायरमेंट वर्ड आपका एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा है? एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, अगर हम इसकी बात इसको समझे ये किस शब्द से बना है, तो एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है एनवायोनियर। ठीक है, क्या एक शब्द है एनवायोनियर, इसको आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ये एनवायोनियर शब्द है। अगर हम इसका मीनिंग समझे जाए एनवायरमेंट का, तो इसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग इसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब अगर हिंदी में समझना चाहें, इसका मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट को अगर हम समझना चाहें तो इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट आपका एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, जो फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एनवायरोनियर। एनवायरोनियर का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में देखना चाहें, इसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस शब्द को हिंदी में देखना चाहें कि इसको इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम पर्यावरण। क्या कहते हैं हिंदी में हम? पर्यावरण। अगर इस शब्द को हम तोड़ना चाहें तो ये दो भागों में टूटेगा। पहला भाग परि, दूसरा भाग आपका बनेगा आवरण। ठीक है, एक भाग बना परि, दूसरा बना आवरण। पर का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, अब इसको हम परिभाषित करते हैं। इसका मतलब क्या है? पर्यावरण का क्या मतलब होता है? जो हमारे चारों ओर जिससे हम घिरे हुए हैं, यानी जो हमको ढके हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? हम इन्वायरमेंट कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया दो शब्द इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट का मतलब होता है, अब इन्वायरमेंट का मतलब होता है ये फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है पहली चीज़। इसका मतलब होता है एनवायरनियर। एनवायरनियर को अगर हम थोड़ा सही से देखें तो इसका मतलब क्या होता है? पर्यावरण। इसका मतलब होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग को अगर समझेंगे हिंदी में तो होता है इसका चारों ओर। और अगर हम इसको हिंदी में देखें पर्यावरण को, तो पर्यावरण दो भागों में टूटेगा, परिधन आवरण। पर का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब ढका हुआ, यानी हम जिससे चारों तरफ से ढके हुए हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चलिए, अब पर्यावरण में हम ये देखते हैं पर्यावरण में होता क्या है। पर्यावरण को ही हम दूसरे तरफ में वातावरण कह देते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण में हम देखते हैं पर्यावरण में होता क्या है। अगर हम पर्यावरण में बात करेंगे तो हम पर्यावरण में दो प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ कैसी होती है? जो हमारी होती है सजीव, जिसको हम कहते हैं जैविक। ठीक है, जैविक। दूसरी चीज़ होती है अजैविक। जैविक दूसरी चीज़ होती है अजैविक। ठीक है, तो जैविक अजैविक क्या होता है, पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा। देखिए, जैविक मतलब होता है जिसमें जीवन होता है। ठीक है, इसमें जीवन होता है। अजैविक मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। अगर हम इंग्लिश में इसको कहेंगे तो इंग्लिश में जैविक का मतलब होता है बायोटिक। बायोटिक, और इसका होता है एबायोटिक। एबायोटिक। ठीक है, यानी कि जिसमें जीवन है वो कहलाएगा आपका जैविक, और जिसमें जीवन नहीं है वो कहलाएगा आपका अजैविक। ठीक है, अगर जीवन की बात करेंगे तो जीवन में आपको दो प्रकार की चीज़ें हमारे वातावरण में दिखाई पड़ती हैं। या तो वो आपको मिलेगा क्या? जीव जंतु। ठीक है, और यह क्या मिलेगा आपको? पेड़ पौधा मिलेगा। पेड़ पौधा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट में कोई चीज़ नहीं पाई जाती है जो जीवित है। और अगर हम बात करेंगे अजैविक में, तो अजैविक में अगर हम बात करेंगे तो अजैविक के तीन घटक बनेंगे। पहला क्या बनेगा? स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा कितना परसेंट है? 29% है। कुल हमारे जो आपका अर्थ है उसका 29% है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा वायुमंडल, ये भी अजैविक घटक है। तीसरा हमारा क्या है? जलमंडल। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या, फिर से सुनिएगा। मैंने आपको बताया है
जैविक घटक अगर हम वातावरण की बात करेंगे तो वातावरण में आपको दो प्रकार के घटक मिलेंगे। पहला घटक कैसा होता है, जैविक यानी बायोटिक। दूसरा होता है अजैविक, ठीक है, अजैविक। जैविक घटक में क्या होता है, जिसमें प्राण होते हैं, ठीक है, जो श्वसन करता है, जो प्रजनन करता है, जो चल सकता है। यानी कि इसके तहत अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है। अजैविक घटक में अगर बात करें तो अजैविक घटक आपका 3 भागों में टूटता है। पहला स्थलमंडल जो 29% है कुल हमारी पृथ्वी का। दूसरा है वायुमंडल, ठीक है, और तीसरा है जलमंडल जो हमारा 71% आपका जलमंडल हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, पहला जैविक अजैविक घटक, ठीक है। इस प्रकार से हम समझते हैं। अब चलिए इसके बाद हम एक शब्द को और देखते हैं। एक शब्द आपने पढ़ा होगा पारिस्थितिकी, 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 ठीक है, इसको हम इकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या होता है, और एक इससे मिलता जुलता आपने पढ़ा होगा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पहले समझिएगा दोनों में क्या है। देखिए पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग आपके एक वैज्ञानिक रहे हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इकोलॉजी का, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो आपके इन्वायरमेंट में जो घटक पाए जाते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, एक जैविक और एक अजैविक, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को हम जब जो रिलेशन होता है उसको हम जो देखते हैं उसको कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। यानी कि जिस रिलेशन का हम जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जिस संबंध का जो हम अध्ययन करते हैं वो पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना शब्द, इसका सबसे पहले प्रयोग आपका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एजी टॉन्सले। क्या नाम था, एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक रीजन में रहने वाले सभी जैविक और अजैविक घटकों के बारे में हम सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन करने के क्रम में हम ये देखते हैं कि इनमें किस प्रकार का संबंध एक दूसरे में पाया जाता है। जैसे अगर हम संबंध की बात करेंगे ना, तो संबंध मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ, देखिए समझिएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक तंत्र एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे आप एक पौधे को लीजिएगा, एक पौधे को आपने लिया, इस पौधे को उगने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत होती है, मृदा, ठीक है। मृदा इसको चाहिए, अगर मृदा नहीं होगी तो उगेगा नहीं ये। तो मृदा आपका क्या बन गया, ये स्थलमंडल के भाग में आएगा। दूसरी चीज़, इसको जल चाहिए, जल चाहिए तो ये जलमंडल में आएगा, ठीक है, जलमंडल में आएगा। और इसको जब ये अपना खाना बनाएगा तो एक चीज़ तो सबसे पहली चीज़ ये O2 छोड़ता है और CO2 ये क्या करता है, एनवायरनमेंट से ग्रेड करता है। इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस के लिए इसको वायुमंडल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वायुमंडल की। अब देखिए ज़रा, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में अध्ययन जो करना रहता है वो करना रहता है एक दूसरे से, ये जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं। जैसे पौधे की अगर बात करेंगे तो ये कैसा घटक है, जैविक है, जैविक घटक है, अभी बता के बताया था। जैविक घटक के अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है। यानी कि श्वसन करता है, बिल्कुल करता है। अब अजैविक घटक में क्या आता है, वायुमंडल आता है आपका, जलमंडल आता है, स्थलमंडल आता है। अब देखिए इस पौधा जो है ना, इस पौधे को क्या चीज़ चाहिए, मृदा चाहिए जमने के लिए, ठीक है। इसको जल चाहिए, क्या करने के लिए, इसको जल चाहिए, क्योंकि जल इसलिए चाहिए क्योंकि ये अपने पोषक तत्व तो इसके लिए होता है। जल को एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरी स्थान तक, यहाँ तक पौधे के प्रत्येक भागों में पहुँचाने के लिए, जल को प्रत्येक भागों में पहुँचाने के लिए एक होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम। जाइलम का ये कार्य होता है कि वो पौधे के प्रत्येक भाग में जल का संचरण करे, ठीक है। अब ये जल है, अब पौधा क्या करेगा, खनिज, मृदा से खनिज
तत्वों की प्राप्ति करेगा। खनिज तत्व बिल्कुल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे आप नाइट्रोजन प्राप्त करेगा, सल्फर प्राप्त करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करेगा। तो इन खनिजों को एक स्थान से पौधे के जड़ों से लेके इसके तने तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के पौधे के प्रत्येक पार्ट में ले जाने का काम क्या कौन करता है? जाइलम। और मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, ये समझिए। अच्छा, इस पौधे को ज़रूरत क्या पड़ी? मृदा की भी पड़ी और जल की भी पड़ी। अब ये इसको वायुमंडल से क्या लेना था? CO2। तो इसलिए इसको किसकी जरूरत पड़ी? वायुमंडल की पड़ी। यानी मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि आखिर में ये जैविक और अजैविक तत्व किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसी का अध्ययन जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के, आपको मैंने भी घटक बताए थे, 2 घटक बताए थे। ठीक है, 2 घटक बताए थे मैंने यहाँ पर, एक जैविक, दूसरा अजैविक। ठीक है, अब हम जैविक घटक में जाके अगर देखें थोड़ा, जैविक घटक में अगर हम देखें तो जैविक घटक 3 प्रकार से बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है ज़रा देखिए। पहला होता उत्पादक, दूसरा होता उपभोक्ता, ठीक है, और तीसरा होता अपघटनकर्ता। जरा इसको समझिएगा। देखिए, उत्पादक में आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, उत्पादक में क्या करेंगे? आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे। यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं? सबसे बड़ा जो उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। यानी पेड़ क्या करते हैं? हमारे लिए खाना बनाते हैं और हम उन पर डिपेंड होते हैं। तो उत्पादक कौन बना? पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन होता है? तो उपभोक्ता की अगर हम बात करेंगे तो उपभोक्ता को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। यानी उपभोक्ताओं की अगर हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे आगे, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। एक होता अपघटनकर्ता। अब देखिए, जैसे हमने उत्पादक से पेड़ से कोई चीज़ प्राप्त की, ठीक है, जैसे हमने गेहूँ को प्राप्त किया, गेहूँ को उपभोक्ता, उत्पादक गेहूँ को बनाया किसने? गेहूँ पौधे से हमने प्राप्त किया है। ठीक है, अब गेहूँ का हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या बने? उपभोक्ता बन गए, हमने उसको खाया है। उसके बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट, जो शेष बच जाता है, जो वेस्टेज बच जाता है, उसको गलाने का काम, यानी सड़ाने का, गलाने का काम कौन करता है? अपघटन करता है। कौन करते हैं? अपघटन करता है। इसलिए इनको प्रकृति का एक शब्द प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ पर कि अपघटनकर्ता को हम प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। अब ये शब्द को ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति का हम क्या बोलते हैं? मेहतर भी एक बोलते हैं। क्यों? आप एक मेहतर शब्द से परिचित होंगे जो कि कहीं ना कहीं हमारी वर्ण व्यवस्था की, जो हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, समाज की वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें मेहतर का कार्य था कि वो सफाई को करे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से क्या होता है? अपघटनकर्ता क्या करते हैं? ये हमारे इन्वायरमेंट में जो भी वेस्टेज मटेरियल पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं? सड़ाने का कार्य करते हैं, गलाने का कार्य करते हैं। अगर ये ऐसा ना करें, सपोज मान लीजिएगा कोई भी एक जानवर की मृत्यु हो गई और जानवर अगर ये अपघटनकर्ता इसको सड़ाए ना, गलाए ना, तो ये जानवर वैसा ही पड़ा रहेगा इन्वायरमेंट में, और पड़ा रहेगा तो क्या करेगा? पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए हमारे जो है ना अजैविक और जैविक घटक के अंतर्गत जो हमारा अपघटनकर्ता होता है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब सबसे बड़ी चीज़, अपघटनकर्ता होती कौन है? तो देखिए, अपघटनकर्ता में आप याद रखिएगा, एक होता है जीवाणु, ठीक है, एक होता है विषाणु, और क्या होता है? कवक। ये 3 याद करिएगा। आपसे पूछा जाएगा अपघटनकर्ता कौन कौन से होते हैं, तो कौन होता है? जीवाणु, दूसरा कौन होता है? विषाणु, और तीसरा कौन होता है? कवक। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है जैविक घटक को हमने बताया आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैविक घटक होता है, जैविक घटक को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है आपका? उत्पादक, पेड़ पौधे हो गए। उपभोक्ता, अभी बताऊंगा ही। उपभोक्ता में 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। सारे उपभोक्ताओं के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। अब उपभोक्ता में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए, फिर मैंने बताया था अगला क्या होता है? अपघटनकर्ता।
अपघटनकर्ता। अब अपघटनकर्ता के बारे में मैंने बता दिया। अपघटनकर्ता में क्या आएगा आपका, जीवाणु आएगा, विषाणु आएगा और क्या आएगा, कवक आएगा। उपभोक्ता में, उत्पादक में क्या आता है आपका, हरे पौधे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि उपभोक्ता श्रेणी से आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि यहाँ से पूछता है कि बताइए सबसे उच्च उपभोक्ता कौन सा होता है। पूछ देगा मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है, लायन किस श्रेणी का उपभोक्ता है, चिड़िया किस श्रेणी के उपभोक्ता है, मेढक किस श्रेणी का उपभोक्ता है, बकरी किस श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।